हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर करते करते आज हमारा है पेपर नंबर 26 और ये हुआ था 8 दिसंबर 2022 को 11:45 से 12:45 के बीच के टाइम में, ठीक है। और ये जो सेशन चल रहा है सीजीएल के प्रीवियस पेपर डिस्कशन का, इसमें अभी इसके पहले हम लोग 25 करा चुके हैं। इसके पहले हमने एमटीएस के 48 सेट कराए थे, ठीक है। और इसी सीजीएल के बाद फिर हम सीएचएसएल भी शुरू करेंगे, क्योंकि जुलाई में सीजीएल का पेपर है, अगस्त में सीएचएसएल का पेपर है। तो सीजीएल ख़त्म करने के तुरंत बाद सीएचएसएल के लिए तैयार रहिएगा। मुझे पता है आप लोगों में से ही ज़्यादातर लोग हैं जो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सब लोग देते हैं। कुछ स्पेशल मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग यही रहेंगे। तो आपको लगातार जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम में लेते रहेंगे और हम प्रीवियस पेपर पर प्रीवियस पेपर कराते जाएंगे, ठीक है। ना वो थकेंगे और ना हम थकेंगे और ना आपको थकना चाहिए। लगातार जुटे रहिए। जिन्होंने इसके पहले वाले सेट्स नहीं देखे हैं वो लोग देख डालिए। ये 26 है, इसके 26वां है, इसके पहले 25 हो चुके हैं। पीछे के 25 भी देखिए, आगे वाले भी 15 देखिए और आज वाला भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला डिस्कशन और आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बतानी है एरर। क्या है लिखा है, द आर्टिकल दैट शी रोट। एक आर्टिकल लिखा था उस लड़की ने फॉर द लास्ट वीक्स संडे सप्लीमेंट, ठीक। पिछले हफ्ते में संडे सप्लीमेंट कोई मैगजीन होगी, उसी में लिखा था, इन्होंने लिखा था। उस आर्टिकल में सी फेयरली क्रिटिसाइजेस द अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन का जो अब्यूज़ है, मिसयूज़ है, उसको उसने फेयरली क्रिटिसाइज़ किया था। यही है आपका मुद्दा, कहाँ पे, जहाँ पे कोई गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। वीक पॉइंट यही है, फेयरली क्रिटिसाइजेस। देखो भैया, फेयरली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो किसी कार्य करने की शैली, एडवर्ब ऑफ मैनर की मात्रा बताएगा या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की मात्रा बताएगा। कितना क्रिटिसाइजेस, तो लिखा है फेयरली क्रिटिसाइजेस। फेयरली, अब देखो क्रिटिसाइजेस मतलब होता है ना किसी चीज़ में कमियां निकालना, उसकी खिंचाई करे। तो यहाँ पे फेयरली नहीं लगा के, क्योंकि फेयरली अच्छे काम, फेयरली अप्रिसिएटेड हो सकता था, ठीक है, तारीफ़ की गई होती। तो क्रिटिसाइज़ किया गया है तो फेयरली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, बैडली क्रिटिसाइजेस, बहुत बुरी तरह से टांग खिंचाई की है। तो गलती कहाँ है इसमें, इसमें गलती है जहाँ पे फेयरली, ये चौथा वाला पोर्शन फेयरली क्रिटिसाइजेस। आंसर कौन सा हो गया आपका, 4 वाला। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बताना है आपको एंटोनियम किसका। ये जो लिखा हुआ है अंडरलाइन क्या हुआ, एडवांस्ड। अब इस एडवांस्ड का क्या मतलब है, पैसेज पढ़िए। लिखा इवोल्यूशन साइकोलॉजी। इवोल्यूशन मतलब विकास की जो साइकोलॉजी है, इज़ अ रिसेंटली एडवांस्ड फील्ड ऑफ स्टडी। ये भी हाल ही में बहुत ही एडवांस्ड फील्ड हो गई है स्टडी की, ठीक है। आगे लिखा है कि विच हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंटली, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है विद इंटरेस्ट सिंस 1980, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग इस पूरे में एडवांस्ड किस सेंस में आया है। एडवांस्ड आया है रिसेंटली, एडवांस्ड फील्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत तरक्की की हुई, ठीक है, बहुत डेवलप्ड फील्ड हो जाती है, ठीक। तो प्रिजम्पचुअस का मतलब क्या होता है, एरोगेंट। कौन होता है, एरोगेंट का मतलब समझ रहे हो, ये क्या होता है, अहंकारी घमंडी आदमी होता है। ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो जिसको ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेट करने वाला, ठीक है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बेसिक, ये बहुत बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और लेक्डेस्कल है, लेक्डेस्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ना भावुक। क्या होता है इसका मतलब, भावुक समझ रहे हो ना, बहुत ही इमोशनल, ठीक। अब बताओ कि एडवांस्ड का एंटोनिम क्या होगा। एडवांस्ड का एंटोनिम घमंडी तो होगा नहीं, एडवांस्ड का एंटोनिम भावुक तो होगा नहीं, एडवांस्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक। एक तरफ एडवांस्ड और एक तरफ बहुत बेसिक। एडवांस्ड ये होता है और बेसिक ये होता है, ठीक है। तो उसका एंटोनिम हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका, 3 वाला हो गया। बढ़े आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड।
कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण कार्य, ठीक है स्पेलिंग, तो आंसर नहीं होगा। इवोल्यूशन स्पेलिंग गलत है, आंसर हो सकता है। देखो इसमें क्या है, IEVO, फिर LU होगा, LU के बाद TION, यही है, सारी कहानी यही हुई है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ वाले में TOIN, ये देखो TOIN, मैं गोल गोल कर रहा हूँ, देखना TOIN लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, TION होना चाहिए था, यही आंसर होगा। स्ट्रीमलाइनिंग ठीक है, बारबेरिक ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते हैं। अब आंसर कौन सा हुआ आपका, एवोल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब नो सब्सटीट्यूशन मतलब क्या हुआ, एक पोर्शन अंडरलाइन क्या हुआ है, अगर ये सही है तो ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन, अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, पढ़ो। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवेलरी, ये रिवेलरी, अच्छा अभी आपको 2 रिवेलरी बताते हैं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवेलरी एंड कैमरेडरी, ठीक है, तो कैमरेडरी क्या होता है अभी बताते हैं आपको। विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, तो जो रिवेलरी होता है, देखो एक रिवेलरी ये होता है RIVAL होता है, राइवल होता है, RIVAL, राइवल हो गया, राइवल मतलब होता है शत्रु, अपोजिट वाला होगा, विरोधी होगा। अब इसमें राइवलरी अगर हम कर देते हैं तो क्या होती है, शत्रुता हो जाती है, वैमनस्य हो जाता है। अब ये वाला रिवेलरी देखो, REVEL RY, ये किया रिवेलरी होता है। ये रिवेलरी जो होता है ना, ये होता है मद्यपान का अवसर, मद्यपान का त्यौहार, शराब पीने का ओकेज़न होता है। तो राइटर जिसने ये सेंटेंस लिखा है, उनके कहने का मतलब क्या था कि जो होली है वो शराब पीने का एक अवसर है, शराब पीने का त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो मतलब है, इसका मतलब होता है सौहार्द, प्रेम, सौहार्द, हारमोनी, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, वो सौहार्द होता है, ठीक है। तो शराब पीने का और सौहार्द का अवसर है, त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है। अब आप गलती वाले पॉइंट पे आ जाओ भैया, यहाँ लिखा है सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। बिटवीन द कंट्री कब होता है, जैसे एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है और यहाँ बीच में इसको मनाया जाता है, तब तो बिटवीन द कंट्री होगा। एक्चुअली क्या है, हमारा देश है इंडिया, इंडिया में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे देश में जब आपको ये कहना हो पूरे देश में, तब आप क्या कहते हो, तब आप कहते हो अब बिटवीन द कंट्री ना, तब क्या कहते हो, एट द कंट्री, बिल्कुल नहीं, तब क्या कहते हो, अक्रॉस द कंट्री, यस, और अपॉन द कंट्री नहीं। तो अक्रॉस द कंट्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, पूरे देश में, संपूर्ण देश में, तो पूरे के सेंस में अक्रॉस लगेगा, ठीक है। तो थर्ड हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, इसमें डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। प्रोफेसर सेड, किसी प्रोफेसर ने कहा, किससे कहा होगा, बच्चों से कहा होगा कि आई वांट यू टू परस्यू योर ड्रीम्स, मैं चाहता हूं कि तुम अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करो, उसको परस्यू करो। तो प्रोफेसर सेड, सेड की जगह क्या होगा, सेड ही होगा, ठीक है। तो ये सेज तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। ये सेड है, ये टोल्ड मी है, ये दैट, ये सेड दैट है, ये अभी तक तो तीनों में संभावनाएं हैं। आई वांट, अब ये देखो सेड क्या है, पास्ट में है, तो इस वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। आई कौन हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो ही वांटेड क्या होगा, ही वांटेड, ही दिया है, वांटेड ये गलत हो गया। यहाँ आई वांट दिया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है आई वांटेड, अब यहाँ क्या लिखा है, यू, आई वांटेड यू, तो आई वांटेड, अब आई तो गलत हो जाएगा ना, आई बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग लग जाएगा, तो आई गलत हो गया, यहाँ पे ही होना चाहिए था, ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यू भी बदलना चाहिए था, दो गलतियाँ हो गई, योर भी बदलना चाहिए था, तीन गलतियाँ हो गई। अब इन तीनों में कोई चांस नहीं बचा, अब एक चांस आपके पास बचा हुआ है, इसको सही मान लीजिए, चेक कर ले। द प्रोफेसर सेड दैट ही वांटेड मी, ठीक है, अब ये सही हो गया, चौथा होगा। क्लियर, आगे बढ़ो। अब आते हैं अपने फेलर नंबर 6 की ओर। तो फेलर नंबर 6 में क्या है, देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQRS, मतलब क्या हुआ, ये अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट करो, लिखा है कि डिस्पाइट दैट
डिस्पाइट दैट मतलब इसके बावजूद, उस बात के बावजूद। तो इसका मतलब कोई बात होनी चाहिए, कोई घटना घटे तब तो हम इस दैट को लगा पाएंगे। अभी तो हमें दैट का कोई और छोर ही नहीं मिला, दैट किसके लिए लगा है, तो ये स्टार्टर नहीं हो सकता। फिलहाल पढ़ के देखो। डिस्पाइट दैट माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग अप येट। इसके बावजूद जो मेरा गाइड था, जो मेरे गाइड का नाम था लामा, राज लामा, उसने मुझे और ऊपर की ओर भेज दिया। ठीक है, और ऊपर भेज दिया, कहाँ पहाड़ वहाड़ पे जा रहे होंगे। येट अनदर ट्रेल टू ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू, और अच्छा दिखेगा वहाँ से, वहाँ जाइए। ठीक, अभी ये शुरुआत नहीं है। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, मैं इससे कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। एंड आई लेट हिम न्यू, और मैंने उसको बता भी दिया कि मतलब तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बात तो कुछ होनी चाहिए तब तो ये आएगा। लिखा आई वॉज ऑन द चेरेला माउंटेन पास, मैं चेरेला माउंटेन पास के पास में था इन वेस्ट भूटान। वेस्ट भूटान में चेरेला माउंटेन पास है, हम लोग वहीं पर थे। तो एक जगह दिया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि द वेदर वाज ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या हुआ, खराब मौसम था, मौसम खराब था। एंड इट वाज रेनिंग टू, और बारिश भी हो रही थी। ठीक है, तो अब देखो हम लोग शुरुआत कहाँ से होगी, आर से शुरू हो गई। जगह बता रहे हैं कि हम लोग भूटान में, वेस्ट भूटान में चेरेला माउंटेन के पास में थे। और मौसम, अब इसके बाद क्या बताओगे, मौसम बताओगे, आर एस हो जाएगा। उस दिन का मौसम बहुत ख़राब था और बारिश हो रही थी। हाँ, अब ये एक लगाओ। फिर भी हमारे मतलब ये जो डिस्पाइट लगा हुआ है, इन सब चीज़ों के बावजूद मेरा जो गाइड है राजलामा, उसने मुझे और ऊपर, भाई बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, और कहा थोड़ा और ऊपर जाके देखिए, वहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा। तो मतलब अब हम क्या लगा लें, पी लगा लें। और उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये क्या लगाएंगे लास्ट में, आर एस पी क्यू। कहाँ है आर एस पी क्यू, ये रहा आपका आर एस पी क्यू, थर्ड वाला आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहे हैं, देखो ये खाली जगह दिया हुआ है, कहानी पूरी समझ में आ गई। लिखा है अ सेंटेंस अप्रोप्रिएट चूज। अरे ठीक है, इसमें से कुछ जो 4 ऑप्शन है अप्रोप्रिएट चुन के वहाँ पे लगाना है। तो ये तो पहले से ही पता है क्या करना होता है। मोर देन 200 इमिनेंट इंडियन अमेरिकन, 200 से ज़्यादा इमिनेंट इंडियन अमेरिकन, मतलब वहाँ के इंडियन अमेरिकन होते हैं, अमेरिका में रहते हैं लोग, अटेंडेड द रिसेप्शन, मतलब उस पार्टी को लोगों ने, इतने 200 से ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया। कहाँ, एट द ईस्ट रूम। आगे क्या हुआ, ईस्ट रूम क्या है, एवेन्यू विच हैज डैश सम ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ये जो जगह है ईस्ट रूम, ये ईस्ट रूम, रुको क्लियर करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इन्होंने कहा 200 से ज़्यादा इमिनेंट इंडियन अमेरिकन अटेंडेंट्स ने उस रिसेप्शन पार्टी को अटेंड किया, जो कि कहाँ थी, ईस्ट रूम में थी। और ईस्ट रूम ऐसी जगह है जो क्या रहा है, डैश रहा है, क्या रहा है, डैश रहा है, किसका, लैंडमार्क इवेंट्स, इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को लेकर के जो इवेंट्स हुए हैं, उनमें बहुत सारे इवेंट्स का वो डैश रहा है। क्या रहा है, ग्राउंडेड रहा है, रिबफ्ड रहा है, सरपास्ड रहा है, या विटनेस्ड रहा है। तो क्या रहा है, गवाह रहा है। इतने सारे वहाँ पे इवेंट हुए हैं कि उन सारे इवेंट्स का वो गवाह रहा है। तो अब देखो, विच हैज सरपास्ड सम ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स, नहीं, ये उनको देखा है, वहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम हुए हैं। तो क्या होगा वहाँ पे, यहाँ पे विटनेस्ड होना चाहिए। क्लियर, समझ गए। और रिबफ्ड का मतलब क्या होता है, रिबफ्ड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को। तो ये लगाना ही नहीं है, फिलहाल विटनेस होने से लगाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक इडियम दिया है, मतलब बताओ। लिखा है प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर मतलब कान से खेलो, कान से खेलो। मीनिंग क्या आएगी, देखो, टू इम्प्रूव ना, लिसन केयरफुली, प्ले इट बाय ईयर मतलब ध्यान से सुनो। लेकिन जब ये मुहावरे में ईयर लगा होता है ना, तो मीनिंग में कान वान आता नहीं है, ये ध्यान से सुनने के लिए नहीं लगा है। ये लगता है तब जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन।
कोई काम कर रहे हैं उसके लिए खास तैयारी किए बिना हम उस काम को कर देते हैं। टू डू समथिंग मतलब कोई ऐसा काम करना जिसमें हमने स्पेशली तैयारी ना की हो, उसको कहते हैं प्ले बाय ईयर। कान से खेलना, कान खेलने का मतलब हुआ कि हम तैयार करके नहीं आए थे, किसी तैयारी में नहीं थे, बस मतलब ऑन द स्पॉट शुरू हो गया वो काम करना, ठीक है। और टू प्लान मतलब प्लान करके, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा ना उसका, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? थर्ड वाला होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह क्या रहे हैं? एंटोनीम बताओ किसका? विजिलेंट का। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सतर्क होता है, बहुत कॉशियस होता है, ठीक है। कोई मतलब हर चीज़ से बड़ी पैनी निगाह रखता है, कोई चीज़ मतलब उसकी निगाह से बचने नहीं पाती। एंटोनियम बताना। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदेहप्रद। तो विजिलेंट का संदेहप्रद अपोजिट नहीं। उसके बाद नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या हुआ? लापरवाह होता है, ये हो जाएगा। विजिलेंट मतलब बहुत ही सतर्क, और नेग्लिजेंट का मतलब क्या हुआ? लापरवाह। तो सतर्क का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट हो जाएगा। विजिलेंट का अपोजिट नेग्लिजेंट हो जाएगा। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा समझ रहे हो ना? पहलवान टाइप का आदमी होता है, बहुत मोटा ताज़ा होता है, उसको कहते हैं हट्टा कट्टा। और स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब एक जगह पे ठहरा हुआ, स्थिर हो जाता है। जैसे नदी का पानी बह रहा है और पानी कम हो गया, कहीं जगह जगह पे रुक जाता है पानी जो गड्ढों में, उसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो गए, आंसर आपको मिल गया नेग्लिजेंट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी खाली जगह भरने के लिए है। वन हैज़ टू डैश द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। अब बताओ, वन हैज़ टू डैश द रिस्क्स एसोसिएटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो रिस्क्स हैं उसको हमें डैश करना होगा। तो ब्रेक इन माइंड करना होगा, टेक इन माइंड करना होगा, बियर इन माइंड करना होगा कि कुक इन माइंड? तो क्या होगा? बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब हमेशा अपने ख्याल में, हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या खतरे, क्या रिस्क आ रहे हैं, ये हमको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वी हैज़ टू बियर इन माइंड, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पैसे फॉर्म बतानी है। किसकी? लिखा है द स्नो स्टॉर्म, एक बर्फीला तूफान। क्या कहते हैं उसको? एक वर्ड में एवलांच कहते हैं। एवलांच बर्फीला तूफान होता है, एवलांच होता है। द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा। स्नो स्टॉर्म ने मीरा को देर करा दिया होगा। तो मीरा, ये माइट हैव डिलेड है, एक्टिव वॉइस में पैसिव क्या होगा? मीरा को पहले कर लो। माइट हैव डिलेड की जगह क्या हो जाएगा? माइट हैव तो होगा ही होगा। अब डिलेड है तो क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव बीन। ये माइट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिलेड हो जाएगा, ठीक। मीरा पहले आ जाएगी। तो मीरा माइट हैव बीन डिलेड, क्या होगा? मीरा माइट हैव बीन डिलेड। ये लिखा मीरा माइट हैव बीन डिलेड बाय द स्नो स्टॉर्म, ठीक तो है ये पहला वाला। दूसरे में क्या गलती है? देखो भैया, अब अगर यहाँ माइट हैव दिया है तो यहाँ मे हैव तो होगा नहीं, और यहाँ माइट के साथ बी लगा हुआ है जबकि यहाँ हैव दिया हुआ है, और यहाँ मे के बाद बी दिया हुआ है, वो हो ही नहीं सकता। माइट हैव के बाद माइट हैव बीन होना चाहिए, ना कि माइट बी हो जाए, ठीक है। तो बाकी ये तीनों गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो 11th का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। अब आ जाओ 12th पे भाई, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन टैग का है। इन्होंने कहा कि दे मेट यस्टरडे, दे मेट यस्टरडे, और आगे क्या लिखा है? हैवंट दे। तो पहली बात तो देखो, इसमें क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? लिखा दे और ये लिखा मेट और ये लिखा यस्टरडे। जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो दे का क्या होगा? दे का दे ही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? यहाँ है, यहाँ क्या लिखा है? सॉरी, मेट। मेट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब हुआ हमें क्वेश्चन टैग निगेटिव बनना पड़ेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव क्या होगा? डिड होगा, और डिड में नॉट लगाओगे तो ये एन कामा टी ये वाला लगता है। तो क्या बनेगा? दे मेट यस्टरडे का बनेगा डिडंट दे, डिडंट दे। तो डिड नॉट दे कहाँ है? ये है आपका डिड नॉट दे।
ठीक, क्योंकि जब मेट लिखा होगा, जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी तो उसमें इज नहीं लग सकता, डोंट नहीं लग सकता, ये दोनों तो चांस ही नहीं होते ना, बस चांस किसका था, डिड का था। अच्छा, स्टेटमेंट चूंकि पॉजिटिव है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए डिड में नॉट लगाना पड़ा। ठीक है, बहुत डिटेल में इस बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग मेरा क्वेश्चन टैग का वीडियो देख लो। मैंने एक वीडियो बना रखा है क्वेश्चन टैग पे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग उस पर पढ़ाया हुआ है कैसे बनता है। ठीक है, 3 लेक्चर में है करीब, नहीं 3 लेक्चर नहीं है, 2 लेक्चर में है, एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप वो देख डालिए क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेट। इफ़ यू हैव एनी डाउट या इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट, अगर क्लियर करना चाहते हो तो ऐसा कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन कौन सा हुआ, 4। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 13, अब नो सब्स्टिट्यूशन यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो बदलिए, वरना इसे ही रहने दीजिएगा। चलो पढ़ के देखते हैं, पहले बिना पढ़े क्या पता कि सही है कि गलत है। नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज माइंड। देखो भैया, नो सूनर निगेटिव से स्टार्ट कर दिया तो डिड लगा दिया, और डिड के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये भी ठीक है, और आगे यहाँ दैन लगा हुआ है तो नो एरर, जो होना था वो गलती हुई ही नहीं है, तो आगे देखने से क्या पता वो तो ना सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या है भाई, इसमें कह रहे हैं कि आप पॉन्डर, ये अंडरलाइन क्या वर्ड है, इसका साइनोनिम बताओ। तो पॉन्डर का मतलब क्या होता है पता है, सोचना। सोचना, मैंने बिंदी लगा दी, इसमें ये नहीं होगा, सोचना, किसी चीज़ को बड़ी गहराई से चिंतन मनन करके सोचना। आ जाओ, अब यहाँ देखते हैं, माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग अ डीड ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम। तो हमारे एंसेस्ट्रल होम की किसी डीड को के बारे में, उसके बारे में, शाइनिंग है ना, सिंगिंग बोल दिया था मैंने, साइन करना, तो एक डीड साइन की जाती है। पूर्वज, हमारे पूर्वजों का घर है, उसको गिफ्ट डीड वगैरह टाइप में किसी को देने वेने के लिए, तो उस पर साइन करने के बारे में वो क्या किए, ही टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर। साइन करने के पहले सोच विचार करने के लिए उन्होंने एक पल सोचा, जिसे किसी ने कहा कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, तो उस पर साइन करने के पहले थोड़ी देर सोचे, फिर जाके उन्होंने साइन किया। तो ये पॉन्डर के लिए साइनोनिम लगाओ। ब्रीफ करना, संक्षिप्त करना होगा कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होगा, थिंक करना, पॉन्डर करना, तो ये आपका आंसर हो गया। साई मतलब क्या होगा, गहरी सांस लेना, कैसे करें साइन कि ना करें, कर देते हैं वो वाला। ठीक है, हेजिटेट, संकोच करना। ठीक है, तो अब ये मीनिंग लगाओगे तो ये तो आ ही जाएगा कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए हेजिटेट किया, लेकिन पॉन्डर का हमको साइनोनिम लगाना था ना, सोचने का, तो हेजिटेट नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे खाली जगह होती, पॉन्डर ना लिखा होता, कहा था कि यहाँ पर सुटेबल वर्ड लगाओ, तो हेजिटेट लगा देते, लेकिन यहाँ वर्ड लगाया है, कह रहे हैं इसका साइनोनियम बताओ, तो फिर कंटेम्पलेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड। क्या लिखा, इनकरेक्टली मतलब जो गलत स्पेलिंग है जिसकी, तो लिखा है कमल्स रिपीटेटिव मिस्टेक्स, ये गलत हो गया। अब आगे पढ़ें कि छोड़ दें, रिपीटेटिव गलत है। तो देखो इसमें क्या होगा, REPET। एक्चुअली रिपीट में क्या होता है, रिपीट में होता है REPEAT, ये रिपीट होता है, लेकिन जब इसका एडजेक्टिव बनाओ रिपीटेटिव, तो रिपीटेटिव बनाने में ये वाला ए हट जाता है, तो रिपीटेटिव ये TI होगा, फिर TIVE होगा, रिपीटेटिव होगा। तो ये रहा आपका रिपीटेटिव, ये गलत रहा। आंसर आपका कौन सा हुआ, इसमें 4 वाला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 आपको एंटोनियम बताना है, किसका, एंजाइटी का। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर के आप बड़े चिंतित हैं, बहुत फिक्र हो रही है आपको। एंजाइटी मतलब फिक्र, देखो हमने फिक्र गलत लिख दिया, फिक्र ये होगी, या चिंता हो गई किसी बात की, तो ये होती है एंजाइटी। इसका अपोजिट क्या होगा, एजिटेशन। एजिटेशन सिमिलर हो जाएगा रिलीफ, राहत, यस यस यस, ये होगा। एंजाइटी से अपोजिट में क्या हो जाएगा, राहत, सुकून, आनंद है। ठीक है, स्ट्रेस सिमिलर हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट सिमिलर हो जाएगा, ये मिला आपको रिलीफ, एंटोनिम में आएगा। एंजाइटी का एंटोनिम क्या हो गया, रिलीफ हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 17 पे।
17 में क्या कह रहे हैं, पैसिव बनाओ भैया। सी हैज़ लर्नड मेनी लेसन्स, तो हैज के साथ क्या लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव क्या बनेगी, हैज या हैव, ठीक। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना। तो अब ये वर्ब लग गया, काट दो। हैज़ बीन लर्नड ये हो सकता है, आर बीइंग लर्नड होगा नहीं, ये हैव बीन लर्नड, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखना क्या है कि मेनी लेसन्स लिखा है, मेनी लेसन्स यहाँ दिया मेनी लेसन्स। अब मेनी लेसन्स क्या है भैया, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज़ बीन नहीं लगता है, हैव बीन लगता है। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है चौथा वाला, उसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक। बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है आपको, फिर वही सब्स्टिट्यूशन है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, बताओ इसको बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है तो बदल दो, नहीं है तो नहीं, इसमें तो नहीं है का कोई चांस ही नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं, मतलब बदलना ही बदलना है। तो चलो, मेनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर, तो बहुत सारी कंपनियां पिछली साल इनकम टैक्स देने से क्या कर दी उन्होंने, मतलब क्या कहते हैं, नहीं दिया, निकल लिए, चोरी किया, पिछले साल उन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो इसको क्या कहते हैं, टैक्स चोरी करने को कहते हैं इवेड। इवेड क्या होते हैं, इवेड, टैक्स इवेजन होता है ना, इवेड द टैक्स, मतलब क्या हुआ, टैक्स ना जमा करना, टैक्स की चोरी करना, तो ये हो जाएगा इवेडेड पेइंग टैक्सेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या करना है, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब की बार क्या बताना है इसमें, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, ये इडियम है ना, इसकी मीनिंग बताओ। तो कम इन हैंडी पहले पढ़ लो, लिखा आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज, कुछ एक्स्ट्रा कॉपी हम खरीद के ले आए फ्रॉम स्टेशनरी शॉप। आगे लिखा है कि दीज में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम। अब कह रहे हैं कि मैं स्टेशनरी की कुछ एक्स्ट्रा कॉपी खरीद के ले आया था, दीज में कम इन हैंडी, जो कि हो सकते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम के समय ये क्या हो सकते हैं, तो कम इन हैंडी का मतलब क्या हुआ, एग्ज़ाम के समय ये यूज़फुल हो सकते हैं, काम आएंगे। तो यूज़फुल होने के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे, अब यहाँ पे लिखा, तो दीज में बी यूज़फुल, ठीक है। कम इन हैंडी का मतलब क्या हो गया, यूज़फुल हो जाएगा। समझ गए ना, ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है, मैं उस सेंटेंस का मतलब समझाया और फिर निकाला मतलब सिचुएशन ले आके कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैं स्टेशनरी शॉप से कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज ले आया हूँ जो एग्जामिनेशन के समय में डैश होंगे, तो यूजफुल होंगे, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या करना है हम लोगों को, एरर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। लिखा मदर सेड दैट, माता जी ने कहा, क्या कहा, इट वॉज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस, ठीक है। अब भैया ये बताओ कि राइट लिखा, ये लिखा है राइट, राइट का मतलब सही होगा, या तो आप कहो क्वाइट राइट, या तो आप कहो ऑल राइट। क्वाइट राइट या ऑल राइट, जो आपका मन हो, चाहे आप कह दें इट वाज क्वाइट राइट, चाहे आपका मन हो आप कह दें इट वाज ऑल राइट, लेकिन दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। मतलब बिटवीन क्वाइट एंड ऑल वन विल बी यूज्ड, अदर इज सुपरफ्लुअस, एक को हटाना पड़ेगा। अब कहाँ पे मिलेगा आंसर, देखो यहाँ क्वाइट ऑल राइट, एक ही सेक्शन में मिल गया तो हमें दो वाला लगा देना है, टू वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। तो 21 से 25 में करना क्या रहता है भैया, वही कहानी पुरानी वाली, एक पैराग्राफ देख लो, इतना बड़ा सा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में 5 खाली जगह है, 1 2 3 4 5। अब इन जगहों पर क्या भरा जाएगा उसके लिए 5 ऑप्शन सबके, नहीं सॉरी 4 ऑप्शन है सबके लिए, ठीक है। तो पहले उसके पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना क्या भरना है, तो चलो उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी जगह पर पहले फिलर पे क्या, दूसरे फिलर पे क्या 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 होना चाहिए। कल्चर कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो कल्चर हमारी कल्चर होती है, संस्कृति होती है, वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। देयर आर मेनी आस्पेक्ट्स दैट मेक अप वंस कल्चर,
किसी की कल्चर, किसी की संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है इसको बनाने के लिए अभी एक चीज़ से थोड़ी संस्कृति बन जाती है, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अब इन्होंने कहा कि वेदर इट में भी, अब हमारे जैसे क्लॉथिंग है, जो हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा फूड है, क्या खाते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है, यहाँ तक कि हमारी कैसी म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बनती हैं, कल्चर, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है। तो ऑल एस्पेक्ट्स प्ले, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा मतलब हमारा क्या कहते हैं, वेशभूषा, हमारे भोजन, हमारे धर्म, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, हमारा तौर तरीका जो ढंग होता है, ये सब हमारी संस्कृति के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एस्पेक्ट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। ऑल एस्पेक्ट्स प्ले अ डैश रोल इन मेकिंग अप अ पर्सनस कल्चर, ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी की कल्चर को मेक करने में, तैयार करने में। तो यहाँ क्या होगा, प्ले अ डैश रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया जाएगा। आई थिंक कल्चर इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज, मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि इट डज नॉट अफेक्ट ओनली वन पर्सन, क्योंकि आपकी कल्चर केवल आपको नहीं अफेक्ट करेगी, एक व्यक्ति की कल्चर केवल एक आदमी को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि इट अफेक्ट्स द डैश एंड आल्सो अफेक्ट्स द अदर पीपल अराउंड इट, क्योंकि इट अफेक्ट्स द डैश, क्योंकि अब यहाँ पे क्या करोगे, आगे लिखा एंड आल्सो अफेक्ट्स द अदर पीपल, ये आपको और दूसरे लोगों को, उन सबको प्रभावित करती है। अफेक्ट्स के बाद यहाँ अपडेट आएगा किसको प्रभावित करती है। आई एम हैप्पी टू नो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि माई कल्चर, ठीक है, जो मेरी कल्चर है, आई एम हैप्पी टू नो माई कल्चर, यहाँ तक हो गया, मुझे अपनी कल्चर के बारे में जानकारी है, इससे बड़ी खुशी होती है। एंड टू नो वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम, और ये जानना कि हमारी फैमिली जो है, हमारा जो परिवार है, वो कहाँ से ओरिजिन किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है ना, जब आप अपनी कल्चर को जानेंगे तभी तो जानेंगे कि हमारा परिवार कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ बीइंग होल, जब आपको ये पता होगा कि आपका परिवार कहाँ से शुरुआत किया था, तो इससे आपको मतलब होल मतलब संपूर्ण होने का एक एहसास मिलता है। एंड एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय और क्या मिलता है, मेक्स मी फील डैश, और जब आप अपने परिवार की ओरिजिन जान जाएंगे तो आपको डैश फील होगा, और क्या फील होगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल, हम और लोगों से अलग हैं। और क्या होगा, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट पीपल मेक आवर कंट्री द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट। ठीक, हमारे देश में, खासतौर से इंडिया में, जो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर है, वो हमारे देश को क्या बनाती है, ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट। वी आर डैश टू कॉल इट, मतलब हम अपने देश को कहने जा रहे हैं, कहने वाले हैं, उनको अच्छा लगता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ हर तरह की चीज़ें आके घुल मिल जाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ ही लिया, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जो ऑप्शन था उसके लिए क्या है, कॉम है, बिजी है, ह्यूज है और क्लमजी है। काम का मतलब शांत, बिजी का मतलब व्यस्त, क्लमजी का मतलब फूहड़ हो जाएगा, और ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखो ज़रा, यहाँ क्या लिखा है, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा जी, ऐसे कैसे होगा, पहले में यहाँ लिखा है। तो इन्होंने कहा था कि जो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, जैसे क्लॉथिंग है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, फूड है, ट्रेडिशन है, यहाँ तक कि म्यूजिक भी, ये ऑल एस्पेक्ट्स प्ले अ डैश रोल इन मेकिंग अप अ पर्सनस कल्चर, ये एक पर्सन की कल्चर को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो बड़ी भूमिका के लिए कौन सा वर्ड यूज करना चाहेंगे आप लोग, इनमें से बड़ी भूमिका, आ जाओ बच्चों बताओ, बड़ी भूमिका, तो इसमें से कौन सी होगी बड़ी भूमिका, काम रोल होगा कि बिजी रोल होगा कि ह्यूज रोल होगा कि क्लमजी रोल होगा। तो क्लमजी बिजी काम नहीं क्या होगा, ह्यूज रोल मतलब क्या होगा, बिग रोल होगा ना, तो एक बिग के लिए, और ह्यूज या बिग चाहे जो लगाते हैं इसमें से, ये हो गया। दूसरे वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, चलो ज़रा दूसरा वाला पहले पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, कोर्स है, कैरियर है, क्लाइमेट है और कंट्री है। तो इसमें वो बात याद करो जिसमें मैंने कहा था कि पूरे देश को या मतलब दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ लिखा था
आई थिंक कल्चर इज सो इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि कल्चर इतनी इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि इट डज नॉट अफेक्ट ओनली वन पर्सन, कि केवल एक आदमी को नहीं प्रभावित करती है, बल्कि इट अफेक्ट्स द डैश एंड आल्सो अफेक्ट्स अदर पीपल अराउंड इट। तो क्या करते हो, इट अफेक्ट्स द मतलब पूरा देश, क्या होगा, पूरा देश, पूरे कंट्री को प्रभावित करती है, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो आ जाओ फिर देखते हैं हम लोग ये वाला। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इट अफेक्ट्स द किसको, इट अफेक्ट्स द कोर्स, कैरियर, क्लाइमेट या कंट्री, कंट्री, ये पूरे कंट्री को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ कंट्री मैंने बताया पूरे देश को प्रभावित करती। आगे आ जाओ, अब हमें क्या फॉर्म भरना है, ये फिलर नंबर 1 2 हो गया, फिलर नंबर 3 और 4। तो पहले देख लो फिलर नंबर 3 और 4 के ऑप्शंस देख लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 3 के ऑप्शन कौन से, ओरिजिनेटेड है, मैनेज्ड है, इमेजिन्ड है और ड्रोन है। ठीक है, तो 23 में क्या लगाना है, ओरिजिनेटेड, मैनेज्ड, इमेजिन्ड और ड्रोन, क्या लगाना है। आओ 23, ये रहा आपका 23 वाला। आई एम हैप्पी टू नो माई कल्चर, मुझे अपनी कल्चर के बारे में जानने के बाद बहुत अच्छा लगा। और किस लिए खुश हैं, टू नो वेयर माई फैमिली डैश फ्राम, तो ये जानकर के हमारी फैमिली कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से ओरिजिनेट किया है। तो अब 3rd नंबर वाले पे तो आई थिंक कोई ओरिजिनेटेड ही सुटेबल लग रहा है सबसे। ठीक है, कहाँ से, ये लिखो, वेयर माई फैमिली ओरिजिनेटेड फ्राम, मुझे ये बात जान करके गर्व महसूस होता है कि कहाँ मेरा परिवार ओरिजिनेट, वेयर माई फैमिली ओरिजिनेटेड फ्राम, की मैनेज फ्राम, की ड्रॉन फ्राम, की इमेजिन फ्राम, तो ओरिजिनेटेड फ्राम हो गया। अब 25 में आ जाओ, 24 में आ जाओ, हेल्पलेस लिखा है, ओरिजिनल लिखा है, केयरफुल लिखा है, एविल लिखा है। देखिए क्या ऑप्शन आप लगाना पसंद करेंगे इसमें। देखो ये लिखा है 4 वाला में, इन्होंने कहा कि इट गिव्स मी ए सेंस ऑफ बीइंग होल, इससे क्या होता है, मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं भी संपूर्णता में कहीं हूँ। आगे लिखा एंड एट द सेम टाइम, और क्या महसूस होता है इसको, मेक्स मी फील डैश, तो मेक मी फील क्या होता है, एक तो ओरिजिनेटेड से मतलब अगर मुझे अपनी उत्पत्ति का पता होगा, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने ओरिजिनल होने पर क्या होगा, एक ओरिजिनल होने की फीलिंग आती है। ठीक है, और दूसरों से यहाँ लिखा है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपको क्या भरना है, यहाँ से देखिए, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल, लोगों से भिन्न हूँ, तो क्या हूँ, ओरिजिनल होऊंगा। ठीक है, आ जाओ, देखिए ऑप्शन में मिलता है आपको कि नहीं मिलता है ये, तो ऑप्शन मिल तो रहा है यार। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, वो मेक्स मी फील हेल्पलेस, मेक्स मी फील केयरफुल, मेक्स मी फील एविल, हेल्पलेस और बुरे के सेंस में आएगा नहीं, मेक मी फील ओरिजिनल। अगर हमको अपनी ओरिजिन का पता है तो हम क्या फील करेंगे, अपने आप को ओरिजिनल फील करेंगे। 3 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, तो 4 हो गए, एक आखिरी और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलो ये रहा, क्या लिखा है, प्राउड या इनोसेंट या थॉटफुल या ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या हुआ, एंग्री, गुस्साया हुआ। ठीक, चलो आपको फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ लिखा कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल मेक आवर कंट्री द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट, वी आर डैश टू कॉल इट, वी आर डैश टू कॉल इट, तो वी आर डैश टू कॉल मतलब पहले देखो फिर से, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट पीपल, अलग अलग कल्चर और अलग अलग लोग, मेक आवर कंट्री, हमारे देश को बनाते हैं ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट, हमारे देश को ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट बनाते हैं। वी आर डैश टू कॉल इट, जो कि हम इसको कहने जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहने जा रहे हैं, वी आर, हम अपने देश को ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट मानते हैं, तो वी आर प्राउड टू कॉल इट, हम अपने देश को ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट अगर कह रहे हैं तो हमें उस बात पर क्या होता है, प्राउड फील होता है। हम उस पर इनोसेंट फील करेंगे, थॉटफुल फील करेंगे या गम्पी, तो मतलब क्या हुआ, हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश में बहुत तरह की कल्चर्स हैं, हमारा देश एक मेल्टिंग पॉइंट है कल्चर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 26 × 25। ठीक है, कितना हो गया टोटल कर लेना, क्लियर। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब हम लोग 26-25 करीब 650 के आसपास तो हम लोग कर ही चुके हैं।
फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, और 8 दिसंबर का ही 3rd और 4th सेशन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे अगले वाले पर। तो धीरे धीरे ऐसे हौले हौले रफ्तार 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 CCL भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं इसी समय पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।